हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि जहां वांग जी अब ये ठान लेता है, क्योंकि उसे वीन की सारी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं और वो ये सोच लेता है कि वो कुछ भी करके इस वाइल्ड ओमेगा से शादी करेगा और इसका सारा घमंड दूर करेगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो शुयांग से कहता है कि वो जियांग फेमियान को गुसू में चाहता है, ऐसा कहता है, और वो फाइनली वहीं से अपने राज्य गुसू क्लेन के लिए निकल जाते हैं। वहीं फेमियान को जब ये पता चलता है कि वांग जी ने उसे गुसू क्लेन में बुलाया है, तो वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वांग जी बिना किसी बात के अपने राज्य में इस तरीके से उन्हें नहीं बुलाएगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बहुत बेसब्री से फेमियान का इंतजार कर रहे थे। वहीं शुयांग कहता है, महाराज आप इतनी बेचैन क्यों हैं? आप अच्छे से जानते हैं, आपने जब एक बार किसी को बुलावा भेजा है तो वो इंसान ज़रूर आपके दरबार में आता है, फिर आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, मैं परेशान नहीं हूँ शुयांग, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग कहता है, महाराज आप धीरज रखिए, देखिए वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं अचानक उस कमरे में सिचैन आते हैं। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और वो करते हैं। तभी वांग जी सिचैन को देखते हैं और कहते हैं, गगा आप यहाँ? सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे एक बात बताओ, युंगमिन के राजा यहाँ क्यों हैं? वांग जी कहता है, क्या वो आ गए? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ वो आ गए, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वांग जी बहुत खुश होता है और शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग जो वांग जी को बू करता है और सीधा उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वांग जी कहता है, गगा आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपको क्या लगता है? सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वांग जी की बात सिचैन की बात सुनकर वांग जी कहता है, गगा आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, मैं बस उनसे एक संधि करना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, क्या? वांग जी कहते हैं, हाँ गगा, और ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना कि जब दो राजा मिलते हैं तो किसी चीज़ के लिए एक दूसरे से संधि तो करते ही हैं। सिचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी वांग जी कहता है, वैसे भी गगा मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अगर ज़रूरत ना हो तो आप बाहर मत आया करें। आप अच्छे से जानते हैं कि आप एक ओमेगा हैं और मैं नहीं चाहता किसी भी अल्फ़ा की नज़र आप पर पड़े, समझे आप? जिस पर सिचैन कुछ भी नहीं कहते। सच तो यह है कि सिचैन कभी कभी वांग जी से बहुत डर जाते हैं। वो अपना फेस नीचे करते हैं और कहते हैं, ठीक है वांग जी। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, देखो गगा मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूँ। मैंने अपने माता पिता से वादा किया था कि उनके जाने के बाद मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ओमेगा आपको गलत नज़र से देखे। हालांकि मैं जानता हूँ इस राज्य में इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि वो आपकी तरफ देख सके, लेकिन फिर भी गगा मैं चाहता हूँ कि आप खुद को अच्छे से संभाल कर रखें, समझे आप? जिस पर से चैन कहते हैं और अपना फेस नीचे करके चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं शुयांग जियांग फेमियान को अपने साथ अंदर लेकर आता है, जहाँ उनके दो काबिल मंत्री भी उनके साथ थे। वांग जी फेमियान को देखता है और अचानक बड़े रूम में अपने एक पैर पे पैर रखकर अपने जो बड़े से सिंहासन पे बैठा हुआ था उस पर देखकर फेमियान की तरफ देखता है। फेमियान वांग जी को झुककर वो करते हैं। वांग जी जो एक स्मक करता है। तभी फेमियान कहते हैं, महाराज आपने मुझे बुलाया था। वांग जी कहता है, हाँ मैंने आपको बुलाया है। फेमियान कहते हैं, महाराज क्या हमसे कोई गलती हुई है या हमने कुछ गलत किया है जिस वजह से आपने हमें यहाँ बुलाया? तभी वांग जी कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी फेमियान कहते हैं, कहिए महाराज। तभी वांग जी कहता है, पहले आप बैठिए आराम से। तभी वो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग इनके जलपान का प्रबंध करो। जिस पर शुयांग कहता है, फेमियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि वो अंदर से बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। वहीं उनके साथ जो दो मंत्री थे वो तो पूरी तरीके से डरे हुए थे। वो तो वांग जी का वो डार्क ऑरा देखकर ही पूरी तरीके से डर गए थे। तभी हम देखते हैं फेमियान जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मुझे आपने क्यों बुलाया? तभी वांग जी कहता है, इतनी जल्दी नहीं है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपसे मैंने कहा ना, आप पहले थोड़ा आराम कीजिए, इतनी दूर से आए हैं। वैसे भी मैं इतना कठोर भी नहीं हूँ कि अपने घर आए मेहमानों को जलपान तक न कराऊं। ये सुनकर फेमियान कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं शुयांग के साथ कुछ
दासियाँ जब खाने का जलपान लेकर सब कुछ सुयांग के साथ आती हैं और वो सब कुछ फेमियान और उनके मंत्रियों के सामने रख देती हैं। तभी वांगजी कहता है, पहले आप कुछ खा लीजिए। फेमियान जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, पर महाराज। तभी वांगजी अचानक उसका फेस पूरी तरीके से और डार्क हो जाता है। तभी वांगजी अचानक डार्क फेस के साथ कहता है, क्या हुआ है राजा? क्या आपको हमारा सम्मान पसंद नहीं आ रहा? ऐसा कहता है। फेमियान कहता है, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। वांगजी कहता है, तो खाइए। ऐसा कहता है। बेचारे फेमियान और उनके मंत्री चुपचाप उस खाने को खाना लगते हैं। वहीं वांगजी और शुयांग जो उन्हें देख रहे थे। शुयांग कहता है, महाराज आप जानते हैं आप उन्हें डरा रहे हैं। वांगजी कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ कि लोगों के अंदर मेरा डर बना रहे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे इतने प्यार और सम्मान को ये सोच कर लें कि मैं उन्हें बहुत सम्मान दे रहा हूँ। माना मैं उनसे कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं झुककर मांगूंगा। वैसे भी मैं उस ओमेगा को सिर्फ मजा चखाना चाहता हूँ। वो ओमेगा मुझसे नफरत करता है और मैं जानता हूँ उस ओमेगा को किस तरीके से काबू किया जाता है। शुयांग कहता है, पर महाराज। तभी वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो? शुयांग कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांगजी देखता है। तभी फेमियान और सभी मंत्री अपना खाना फिनिश करते हैं। तभी वो महाराज की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज हमारा जलपान हो गया है, अब बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी वांगजी खड़ा होता है और अचानक फेमियान के सामने आता है और कहता है, देखिए राजा जांग फेमियान, मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं आपके बेटे ओमेगा से शादी करना चाहता हूँ। फेमियान तो शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या कहा महाराज आपने? वांगजी कहता है, शायद आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके बेटे ओमेगा से शादी करना चाहता हूँ। फेमियान कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हाँ आप समझिए, वो कभी आपसे शादी नहीं करेगा। और दूसरी बात महाराज, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। वांगजी कहता है, सोच लीजिए, मैं बस आपसे कह रहा हूँ, जब क्या होगा, जब मैं कुछ भी कर सकता हूँ आप ही अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार से कह रहा हूँ कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ और मैं उस ओमेगा से शादी कर कर रहूँगा। फेमियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, महाराज मेरी बात सुनिए, वो बहुत छोटा है, बहुत मासूम भी है। जिस पर वांगजी अचानक फेमियान की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, वो मासूम, वो किधर से मासूम है? उन्हें अपने वो वाइल्ड ओमेगा उन्हें मासूम लगता है। तभी वांगजी एक स्मक करता है और कहता है, ऐसा लग रहा है राजा फेमियान कि आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य को अपने कब्जे में लेकर लें। हमने तो सोचा था कि ठीक है, आप ये बात बहुत आसानी से मान जाएंगे, लेकिन अगर सच में आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा को हानि पहुंचे तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर हम युद्ध करना चाहते हैं तो हम युद्ध भी कर सकते हैं। जिस पर फेमियान अचानक वांगजी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरा बेटा हूँ, कभी भी आपसे शादी नहीं करेगा। तभी वांगजी कहता है, वो आपकी परेशानी है, आप अपने बेटे को मनाइए मुझसे शादी करने के लिए। मैं जोर जबरदस्ती से शादी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को खुद मनाएं। अगर मैंने कुछ ऐसा किया फिर बाद में आप मुझसे मत कहना। फेमियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं मंत्री भी बहुत परेशान हो जाते हैं। फेमियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वांगजी फेमियान की तरफ देखता है और कहता है, देखिए महाराज, मैं नहीं चाहता कि आप रोएं। आप अच्छे से जानते हैं कि इन आंसुओं का लैन वांगजी पर कोई असर नहीं होता। मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो रोते हैं। रोते हुए लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जो अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपके बेटे ओमेगा से शादी करूँगा, और अगर आप मेरी शादी अपने बेटे से नहीं करेंगे तो याद रखिए, मैं आपके अल्फ़ा बेटे के साथ क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर तो फेमियान पूरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं एक बार अपने बेटे से बात करूँगा। तभी वांगजी कहता है, बात नहीं, याद रखिए, मैं आपको सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। अगर आपने अपने बेटे से बात नहीं की, उसे मुझसे शादी के लिए नहीं मनाया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ उसके बाद आपके राज्य के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।
ये सुनकर फेमियान पूरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को आपसे शादी करने के लिए मनाऊंगा। जिस पर वांगजी एक स्मक करता है और कहता है, ठीक है अब आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। जिस पर फेमियान कहता है। वहीं फेमियान सारे मंत्रियों को लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू अभी भी आ रहे थे। तभी हम देखते हैं उसमें से एक मंत्री श्याव जो फेमियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज अब हम क्या करेंगे? आप अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा विंग राजकुमार कभी भी शादी के लिए नहीं मांगेंगे, वो कितना नफरत करते हैं धनवांग जी महाराज से। फिर तभी फेमियान कहते हैं, मैं नहीं जानता मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा, लेकिन मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ये करना ही होगा। ऐसा कहते हैं, मैं अपने बच्चों से पहले मेरी एक प्रजा है उसका पालन करना मेरा धर्म है, और मैं अपनी प्रजा को अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता। जिस पर मंत्री श्याव बड़ी बड़ी आंखों से फेमियान की तरफ देखते हैं। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग को, जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। वो कहता है, माँ पिताजी कहाँ गए हैं? आप हमें बता क्यों नहीं रही? तभी मैडम यू कहती हैं, तुम्हारे पिता थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तभी विंग कहता है, माँ आप हमसे क्या छुपा रही हैं? आप आखिर हमें बता क्यों नहीं देती कि पिताजी गए कहाँ हैं? सुबह से मैंने पिताजी को नहीं देखा है। तभी मैडम यू उन दोनों की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम दोनों आखिर इतनी सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे पिता को कहीं जाने का अधिकार नहीं है? क्या हमेशा तुम्हारे पिता तुम दोनों को पूछ कर जाएंगे? मैडम यू की ऐसी बात सुनकर जियांग चेंग और विंग एकदम से परेशान हो जाते हैं। चेंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी विंग कहता है, माँ ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमसे बहुत कुछ छुपा रही हैं? माँ प्लीज़ बताइए कि आखिर बात क्या है और पिताजी कहाँ गए हैं? तभी मैडम यू कहती हैं, विंग जब तुम्हारे पिता वापस आए तो तुम उनसे पूछ सकते हो, और बस मैं तुमसे चाहती हूँ मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसा कहकर वो खड़ी होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं अचानक याली जो वहाँ आती है। विंग कहता है, सीजे आप बताइए ना आखिर पिताजी कहाँ गए हैं? तभी याली कहती है, लेकिन तुम वादा करो तुम माँ से नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें बताया। चैंग कहता है, सीजे हम नहीं बताएंगे। तभी याली कहती है, तुम दोनों जानते हो पिताजी गुसू क्लीन गए हैं। श्याम चैंग कहता है, क्या? पर क्यों? भीम कहता है, पर क्यों? पिताजी गुसू में क्यों गए हैं? तभी याली कहती है, मैं नहीं जानती, पर वहाँ से एक पत्र आया था। उस क्रूर राजा ने हमारे पिताजी को बुलाया है, वो उनसे मिलना चाहता है। विंग अचानक गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को टाइटली पकड़ता है और कहता है, उसकी इतनी हिम्मत वो हमारे पिता को बुलाए, आखिर वो हमारे पिता से क्या चाहता है? तभी जियांग चेंग गुस्से में कहता है, पर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पिताजी के साथ जा सकता था। तभी याली कहती है, नहीं, पिताजी ये नहीं चाहते थे कि तुम और विंग तुम में से कोई भी उनके साथ जाए, लेकिन पिताजी भी सही थे। कुछ भी होगा पिताजी उस चीज़ को संभाल सकते हैं, बस हमें अब ये देखना होगा कि आखिर उसने हमारे पिताजी को क्यों बुलाया था। जिस पर विंग गुस्से में कहता है, अगर उसने मेरे पिताजी के साथ कुछ भी किया तो मैं वादा करता हूँ मैं उसका सिर अपनी सुबियन से ही काट दूंगा। जिस पर चैंग कहता है, और मैं उसके साथ क्या करूँगा? मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। जिस पर विंग कहता है, गगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहता है। जिस पर याली कहता है, पहले तुम दोनों शांत हो जाओ, हमें पता लगाने दो आखिर उसने पिताजी को क्यों बुलाया है। वहीं अब हम सीधा रात का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग फेमियान वापस आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं हम देखते हैं मैडम यू अचानक फेमियान के सामने आती हैं और कहती हैं, फेमियान मुझे बताओ क्या हुआ, उसने आपको क्यों बुलाया था? फेमियान जो थकी हुई आंखों से यू की तरफ देखते हैं। यू कहती हैं, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप रोए हैं? महाराज मुझे बताइए आखिर क्या उसने आपके साथ कुछ गलत किया है? तभी फेमियान कहते हैं, विंग कहाँ है? मैडम यू कहती हैं, वो उसने बहुत टाइम तक आपका इंतज़ार किया, जब आप नहीं आए तो वो थक कर अपने कमरे में जाकर सो गया। आप जानते हैं उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आप अच्छे से जानते हैं वो आपके बिना कुछ भी नहीं खाता। फेमियान कहते हैं, एक प्लेट लगाओ और उसमें खाना रखो, मैं विंग के पास जाऊंगा। यू कहती हैं, फेमियान मुझे बताइए आखिर क्या हुआ है? फेमियान कहते हैं, यू मैंने जो कहा है वो करो। जिस पर यू कहती हैं, वो एक दासी को बुलाती हैं और उससे एक प्लेट में खाना लगाने को कहती हैं। जिस पर दासी कहती है,
फेमियान उस प्लेट को लेते हैं जो दासी तैयार करके लाती है और उसे अपने हाथ में लेकर सीधा विंग के कमरे में जाते हैं। वो धीरे से विंग का डोर ओपन करते हैं। तभी वो देखते हैं विंग अपने शयन कक्ष में बहुत आराम से लेटा हुआ था। ये सच नहीं कि वो सो रहा था, वो बस लेटा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसके पिताजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वो अपने मन में कहता है, अगर मेरे पिताजी थोड़ी देर तक नहीं आए तो मैं क्लेन घुसू में जाऊंगा और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगा। तभी वो डोर खुलने का सुनता है। तभी वो पीछे पलटता है तो वो देखता है उसके पिताजी जो प्लेट लेकर खड़े हुए थे। वो कहता है, पिताजी आप आ गए। तभी फेमियान हंस थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बच्चा, मैं आ गया। ऐसा कहते हैं विंग दौड़ कर जाता है और अपने पिता को हक कर लेता है और कहता है, पिताजी मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तभी फेमियान कहते हैं, पर क्यों बेटा। भीम कहता है, पिताजी मैंने सुना था कि आप घूसुकलेन गए थे और उस राजा ने आपको बुलाया था। मुझे बताइए पिताजी, आखिर उसने आपको क्यों बुलाया था। फेमियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उनके अंदर पेन हो रहा था, लेकिन वो अभी अपने बेटे से कुछ कहना नहीं चाहते। वो कहते हैं, विंग वो कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, पहले तुम खाना खाओ। तुमने खाना क्यों नहीं खाया। विंग अचानक पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे पिताजी मेरे सामने नहीं थे। आप अच्छे से जानते हैं पिताजी, जब भी आप सामने नहीं होते मैं कुछ नहीं खा पाता। मुझे आपके हाथ से और माँ के हाथ से खाना बहुत पसंद है। ऐसा कहते हैं। तभी फेमियान एक स्माइल करते हैं और उसमें से एक खाने का निवाला लेते हैं और विंग के मुंह में लगा डाल देते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पिताजी क्या आपने खाना खाया। फेमियान हालांकि वो विंग से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो कह देते हैं, हाँ उन्होंने बहुत अच्छे से खाया और वहाँ के राजा ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की थी। जिस पर विंग एकदम शॉकिंगली देखता है और कहता है, आपने क्या कहा। तभी फेमियान कहते हैं, बिल्कुल उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। विंग कहता है, पर पिताजी उन्होंने आपको क्यों बुलाया था। तभी फेमियान कहते हैं, विंग वो कोई ज़रूरी नहीं है, उस बारे में हम सुबह बात करेंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर वो विंग को अच्छे से खाना खिलाते हैं। उसके बाद विंग को अच्छे से बेड पे लिटा के उसे एक ब्लैंकेट से कवर करते हैं। उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, बच्चा सो जाओ। वो विंग के फोरहेड पे किस करते हैं। विंग एक स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं फेमियान विंग को देखकर कहते हैं, आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो तुम मुझसे क्या चाहता है। बच्चा वो मुझसे तुम्हें चाहता है, वो चाहता है कि तुम मुझसे शादी करो। आखिर मैं अपनी बेटे की शादी उससे कैसे करवा सकता हूँ। वो एक निर्दयी इंसान है, बहुत बहुत क्रूर है वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि वो मुझसे क्या चाहता है। ऐसा कहता है और अचानक चुपचाप उस रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं यूजो अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। जैसे ही वो फेमियान को देखती हैं, फेमियान की आंखों में आंसू देखती हैं, वो डर जाती हैं और वो कहती हैं, फेमियान मुझे बताओ, मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से आप इतना परेशान हैं। तभी फेमियान कहती है, मेरे साथ कमरे में आओ। ऐसा कहती हैं। जिस पर मैडम यू हाँ कहती हैं। वहीं हम देखते हैं यू फेमियान के साथ उन अपने शयन कक्ष में जाती हैं। तभी फेमियान कहती हैं, यू जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनो। यू कहती हैं, कहिए महाराज क्या बात है, मैं जानना चाहती हूँ, आखिर उसने आपको क्यों बुलाया था। तभी फेमियान अचानक अपने बेड पर गिर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम जानती हो वो क्या चाहता है। मैडम यू कहती है, क्या चाहता है वो हमसे, हमारे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है, उसके पास सब कुछ तो है। तभी फेमियान कहते हैं, वो हमारा बेटा विंग चाहता है, वो विंग से शादी करना चाहता है। यू मैडम यू के तो पैरों से जैसे जमीन खिसक जाती है। वो कहती हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना महाराज। तभी फेमियान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं इस टाइम कोई मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें लगता है मैं इस समय मजाक करने के मूड में हूँ। नहीं मैडम यू, वो सच में वो हमारे ओमेगा बेटे विंग को चाहता है। मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो विंग से शादी करना क्यों चाहता है, लेकिन उसने कहा है कि अगर मैंने विंग से उसकी शादी नहीं कराई तो वो हमारे राज्य पर हमला करेगा, हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ तक उसने मुझे धमकी दी है कि वो हमारे बेटे चैंग के साथ भी गलत कर सकता है। ये सुनकर तो मैडम यू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, आखिर हमारा बेटा ही क्यों। तभी फेमियान कहते हैं, मैं नहीं जानता मेरा बेटा ही क्यों, पर वो
सिर्फ विंग से शादी करना चाहता है। उसने कहा है अगर मैंने विंग से शादी उसकी नहीं कराई तो उसका खामियाजा मुझे मुझे भुगतना होगा। मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य को और मैं प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मैं अपने बच्चे से क्या कहूँ? मेरा बच्चा उससे कितनी नफरत करता है। आखिर वो कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मैडम यूँ कहती हैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मेरे बच्चे की शादी हो। तुम अच्छे से जानते हो वो कोई इंसान नहीं है, वो एक तरह का जानवर है। तुम नहीं जानते वो कितना क्रूर है, वो लोगों पर कभी भी कोई रहम नहीं करता। हम ये बात अच्छे से जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की शादी उसके साथ कराऊं। बिल्कुल नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी फेमियान कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो कितना शक्तिशाली है हम अच्छे से जानते हैं। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। कोई भी राज्य उसके सामने खड़ा होने की कोशिश नहीं करता। अगर हम किसी से जाकर सहायता भी मांगेंगे तो कोई राज्य हमारी सहायता नहीं करेगा। मैडम यू गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि आपको लगता है हमें किसी की सहायता की ज़रूरत है? क्या आप सच में अपने बच्चे को उसे देने जा रहे हैं? फेमियान अचानक चुप हो जाते हैं और वो अपना फेस नीचे कर लेते हैं। मैडम यू कहती हैं बिल्कुल नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को उस राक्षस को कभी नहीं दूंगी, समझे आप? ऐसा कहती हैं और अचानक उस रूम से बाहर चली जाती हैं। फेमियान अभी भी आंखों में आंसू लिए बैठे रहते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने कक्ष में लेटा हुआ था, वहीं हम देखते हैं उसके हाथ में एक गिलास था। वो उसे घुमाता है और कहता है बस कुछ थोड़ा इंतजार और फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ओमेगा, मुझे सच में तुम्हें ये देखना है कि तुम में कितनी ताकत है जो तुम इतनी शिद्दत के साथ मुझसे नफरत करते हो। मुझे बहुत मज़ा आएगा तुम्हारी नफरत और मेरा बदला कैसा रहेगा। ऐसा कहता है और उसके फेस पे अचानक विंग की याद आती है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो उसके फेस पर कभी नहीं आई थी। तभी हम देखते हैं अचानक उसके रूम में रानी चेंग साओ आ जाती है। चेंग साओ जो कमरे में आती है वैसे ही वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो उस गिलास के साथ एक स्माइल कर रहा था जो कभी चेंग साओ ने देखी नहीं है। चेंग साओ अचानक सामने आती है और कहती है महाराज मैं ये क्या सुन रही हूँ। वांग जी अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाता है और कहता है क्या सुन रही हो? चेंग साओ कहती है आप यूंगमिन के राजा के ओमेगा बेटे से शादी करना चाहते हैं? तभी वांग जी कहता है हाँ, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? तभी चेंग साओ कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी अचानक एक किस्मत करता है और कहता है और तुमसे किसने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? चेंग साओ कहती है आखिर आप उससे शादी कैसे कर सकती हैं? वो एक लड़का है। वांग जी कहता है तो वो एक ओमेगा है। तभी चेंग साओ कहती है लेकिन क्या आप उससे प्यार करते हैं? तभी वांग जी अचानक चेंग साओ की तरफ देखता है। उसका फेस पूरी तरीके से डार्क हो जाता है और कहता है क्या मैंने तुमसे प्यार किया था चेंग साओ? चेंग साओ कहती है पर मैं तो आपकी रानी हूँ। तभी वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है रानी, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी रानी हो। तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो जिसे मैं यहाँ शादी करके लाया, जिसके लिए मुझे सिर्फ जबरदस्ती की गई। तुम अच्छे से जानती हो चेंग साओ कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी। चेंग साओ कहती है पर मैं आपसे प्यार करती हूँ। वांग जी अचानक एक स्माइल करता है और अचानक चेंग साओ की गर्दन पर हाथ घुमाता है और कहता है प्यार, तुम अच्छे से जानती हो कि दिल तो मेरे पास है ही नहीं, तो फिर तुम प्यार किससे करती हो? चेंग साओ कहती है वांग जी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती आई हूँ। तभी वांग जी अचानक गुस्से में आता है और उसकी तरफ देखकर कहता है वांग जी नहीं महाराज, मैं महाराज हूँ, मैं लैन वांग जी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, समझी तुम? ऐसा कहता है। चेंग साओ अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। वो कहती है महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। वांग जी अचानक चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है तुम अच्छे से जानती हो मैं अपने हरम में जितनी चाहे उतने ओमेगा, बीटा, यहाँ तक कि अल्फा भी रख सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उस ओमेगा को चाहता हूँ। ये सुनकर चेंग साओ अचानक अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है जिसके लिए आप इतने पागल हैं? मैंने कभी आपको इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मैंने पहली बार देखा है। तभी वांग जी अचानक
चैंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, सच में? तो ठीक है, तुमने मुझे मुस्कुराते हुए तो देखा, पर वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसे किस लिए पाना चाहता हूँ। मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। चैंग साओ कहती है, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ, तुम जानती हो, वो ओमेगा मुझसे नफरत करता है। वो मुझे कभी भी देखना पसंद नहीं करता। तुम सोचो चैंग साओ, उसे जब ये पता चलेगा कि जिस राजा से वो इतनी नफरत करता है, उस राजा से उसे शादी करनी है, तो उसे कैसा लगेगा। चैंग साओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तभी चैंग साओ अचानक पास आती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या महाराज आप सच कह रहे हैं? तभी वांग जी अचानक चैंग साओ की तरफ देखता है और उसका हाथ अपने ऊपर से उठाता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तभी चैंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो डरी गई थी, कहीं आप उस ओमेगा से प्यार करने तो नहीं लगे। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, प्यार? प्यार जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। प्यार दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, जिसे लोग एक दूसरे को देख कर देते हैं। मैं प्यार जैसी चीज़ में कभी भरोसा नहीं करता, और प्यार तो मैं कभी किसी से कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो चैंग साओ, मेरे अंदर दिल नहीं है, और जिस इंसान के पास दिल ही ना हो, वो क्या प्यार करेगा। ऐसा कहता है और अचानक उस पूरे गिलास में जो शराब थी उसे पी लेता है और कहता है, चैंग साओ अब तुम जा सकती हो। चैंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है महाराज, अच्छी नींद लीजिए। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी अचानक अपनी जो कमरे की विंडो था उस पर जाकर खड़ा हो जाता है और सामने उस चांद को देखने लगता है और कहता है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे पिताजी को यहाँ क्यों बुलाया था, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दोगे। मैं तुम्हारा वो चेहरा देखना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो चेहरा देखने का तो मुझे अब रोज़ मौका मिलेगा, जब मैं यहाँ तुम्हारा पूरा घमंड तोड़ कर रख दूँगा। ऐसा कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हम जांग फेमियान को देखते हैं। जांग फेमियान जो पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी वांग जी से शादी करने के लिए नहीं कह सकते। वहीं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अपनी प्रजा और अपने बेटे में से उन्हें किसे चुनना होगा, क्योंकि ना तो वो अपनी प्रजा को दुख दे सकते हैं और ना ही अपने बेटे को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या होगा जब विंग को ये पता चलेगा कि वांग जी उससे शादी करना चाहता है। क्या विंग इसके लिए तैयार होगा, या वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वांग जी फिर से बहुत गुस्सा हो जाएगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करना यार। आप जब कमेंट करते हो ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।